हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डायमेंशनल एनालिसिस की पहली एप्लीकेशन पढ़ ली थी, टू चेक वेदर द इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। आई होप आपको वो याद होगा। और उसके ऊपर 4 क्वेश्चन दिए गए थे। आइए जल्दी से उन चारों क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चेक करना था ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो LHS था हमारे पास S। LHS में S के डायमेंशन यानी कि S मतलब डिस्प्लेसमेंट, जिसके डायमेंशंस L आ जाएंगे बेटा। तो M0 L T0 क्योंकि बताया गया था MLT की फॉर्म में छोड़ना है। RHS के लिए UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ध्यान से देखेंगे, अगर आपसे नहीं हुआ तो RHS में UT U के लिए LT-1 और T के लिए T। हाफ के कोई डायमेंशन नहीं होते, A के लिए LT-2 और T के लिए T स्क्वायर, क्योंकि T का स्क्वायर है। T-1 से T और T-2 से T स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बच जाता है L प्लस L। अब L प्लस L 2L नहीं होता, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। लेंथ प्लस लेंथ इज लेंथ, तो L ही आएगा, यानी कि M0 L T0। तो LHS और RHS दोनों के डायमेंशंस क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इसके बाद आपको सेकेंड इक्वेशन दी गई थी, वो थी v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। आपको चेक करना है डायमेंशनली करेक्ट थी या नहीं। तो LHS में हमारे पास था v² माइनस u²। अब v² माइनस u² की अगर बात करें तो LHS में v का स्क्वायर है, तो v के डायमेंशंस होते हैं LT-1, तो उसका स्क्वायर है। ऐसे u के डायमेंशन होते हैं LT-1, तो उसका भी स्क्वायर है। तो L² T-2 और L² T-2 माइनस होंगे, तो L² T-2 ही आएगा। बोलो बेटा। और चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पे। और अगर L² T-2 ही आया और इसको MLT के फॉर्म में छोड़ेंगे तो M0 L2 T-2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर RHS की बात करें तो 2as था, 2 के कोई डायमेंशन नहीं होते, A के LT-2 और डिस्प्लेसमेंट के L, तो L² T-2 यानी अगेन M0 L² T-2 यानी अगेन LHS और RHS के डायमेंशन बराबर आ गए, तो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये 2 क्वेश्चन दिए गए थे। इसके बाद 2 और थे, अगर आपने नहीं किया है या गलत है तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से इतना नोट कर लें प्लीज़। हाँ जी बेटा, तो जो 2 क्वेश्चन और दिए गए थे वो ये रहे आपके सामने, चेक कर लेते हैं उनको भी। तो थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में वॉल्यूम इनटू में लेंथ। अब LHS में प्रेशर है, आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आपको इनके डायमेंशन सीधा आते हैं तो आप सीधा भी लिख सकते हैं। इन केस आपको अभी याद नहीं हुए, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको ये अपने आप ही याद करना नहीं है, अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएंगे। इन केस याद है तो सीधा लिख सकते हैं, नहीं है तो आप उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं यहीं पे, चाहे रफ में, जैसा आपको ठीक लगे, उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। तो प्रेशर के डायमेंशन ML-1 T-2 होते हैं। RHS में फोर्स अपॉन में वॉल्यूम इनटू में लेंथ है, तो RHS के डायमेंशन में फोर्स क्या आ गए MLT-2, वॉल्यूम याद करो मीटर क्यूब यानी कि L3, और लेंथ के लिए L, इससे कैंसिल हुआ तो L स्क्वायर हो जाएगा, और L1 और L स्क्वायर जाएगा तो L-1 हो जाएगा, यानी LHS और RHS के डायमेंशन बराबर आ जाएंगे, तो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी। अगेन फॉर फोर्थ इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टाइम। LHS में काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस ML2 T-2, पोटेंशियल एनर्जी के ML2 T-2। ये भी लास्ट क्लास में बात की थी कि सारी एनर्जीज के डायमेंशन सेम होते हैं, यानी कि ML2 T-2 तो कैंसिल हो गया, M0 L0 T0 आ गया। RHS हमारे पास टाइम था, तो RHS के डायमेंशन हो जाएंगे T, यानी M0 L0 T। अब LHS और RHS के डायमेंशन बराबर नहीं आए हैं, इसका मतलब इक्वेशन क्या हो गई, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गई। क्या हो गई, डायमेंशनली इनकरेक्ट, क्योंकि LHS और RHS के डायमेंशंस इक्वल नहीं आए हैं। तो अगर आपने ये भी नहीं किया था या इनकेस कुछ गलत था तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, आई होप आप सबको याद हो, लास्ट क्लास में, और कहा था इसके बारे में सोचें सब बच्चे। क्वेश्चन ये था कि अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आ गई तो क्या वो एक्चुअली में करेक्ट होगी, और अगर एक इक्वेशन एक्चुअली में करेक्ट है तो क्या वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। आओ ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन भी किया था, यानी कि हाफ mv² और mgh, और ये NCERT का क्वेश्चन भी है कि चेक करो ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो अगर आप इसके डायमेंशन निकालोगे तो आ जाएंगे ML2 T-2 जो कि हमने अब निकाले हुए हैं, इसके निकालोगे तो भी आ जाएंगे ML2 T-2 जो कि हमने निकाले हुए हैं।
अब दोनों के डायमेंशन बराबर आ जाएंगे और इक्वेशन डायमेंशनली क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। लेकिन क्या ये इक्वेशन एक्चुअली में करेक्ट है? नहीं है। क्या काइनेटिक एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है? नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इक्वेशन आपने निकाली और वो डायमेंशनली करेक्ट आ गई, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्चुअली भी करेक्ट होगी। लेकिन ज़रा सोचो, अगर एक इक्वेशन एक्चुअली में करेक्ट है, जैसे हमने 3 इक्वेशन की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशन शायद आपको याद हो, हमने मोशन चैप्टर में 9th में पढ़ी थी। ये तीनों इक्वेशंस एक्चुअली में भी करेक्ट हैं और ये डायमेंशनली भी करेक्ट हैं और आने भी चाहिए। सोचो f इज इक्वल टू एम ए, अगर ये इसके बराबर है तो ऑब्वियसली बात है इनकी यूनिट्स भी बराबर होंगे, और यूनिट्स बराबर होंगे तो इनका डायमेंशंस भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इक्वेशन एक्चुअली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली भी हमेशा करेक्ट होगी ही होगी। तो यहाँ पे नोट का पॉइंट लिखा जाए, इक्वेशन विच इज प्रैक्टिकली करेक्ट आर ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट। अगर कोई इक्वेशन प्रैक्टिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट भी होगी, बट इफ इट इज डायमेंशनली करेक्ट then it is not necessary that it is actually correct। बात को समझें, अगर कोई इक्वेशन असलियत में करेक्ट है, फिजिक्स में एग्जिस्ट करती है, आपने उसे देखा हुआ या डिराइव किया है, तो वो डायमेंशनली भी हमेशा करेक्ट ही होगी। आप आगे आने वाले टाइम में खुद ही सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, हालांकि समझ भी गए होंगे। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, जैसे कि अभी हमने देखा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअली में भी करेक्ट हो। बस इसका मतलब ये हुआ कि वो डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब इधर की यूनिट सेम है, क्या पता वो एक्चुअली में करेक्ट हो भी या नहीं भी। बात समझ में आती है बेटा? जैसे कि एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन है, जैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी को 3/2 mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 5/7 mv स्क्वायर। अब आप इन तीनों इक्वेशंस में जब डायमेंशन निकालोगे तो LHS और RHS का डायमेंशन सेम आ जाएंगे, बिकॉज हाफ 3/2 5/7 इनके तो कोई डायमेंशन ही नहीं होते। तो LHS RHS LHS RHS LHS RHS डायमेंशंस क्या आएंगे? सेम आएंगे। यानी ये सारी इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट हैं, पर ये एक्चुअली करेक्ट नहीं है। एक्चुअली करेक्ट सिर्फ फर्स्ट वाली है। ठीक है बेटा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हालांकि शायद आपको याद हो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन, कि जो हमने पढ़ा उसके क्या फ़ायदे हैं। उसका पहला फ़ायदा हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और वो था बेटा टू चेक वेदर द इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। सेकेंड एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले आज हमें पढ़ना है एक टॉपिक जो कि इनके बीच में है, मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन और सेकेंड एप्लीकेशन के बीच में टॉपिक आता है और उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है बेटा, इसके बारे में बात करेंगे। पहले इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल each term in an equation have same dimensions if equation is correct। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, ज़रा इसको समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। मान लेते हैं हमारे पास कोई इक्वेशन है, फिजिक्स की इक्वेशन है कोई, कि a अपॉन में b प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब प्लस टी स्क्वायर। अब टी से आप टाइम ना समझ लो तो मैं यहाँ पे m कुछ भी है, ये तो मैंने बस ऐसे इक्वेशन लिख दी। सबसे पहले मुझे इतना बताओ इस पूरी इक्वेशन के अंदर कितने टर्म्स हैं। पहले तो मैं ये चेक करूं आपको टर्म्स का मतलब भी पता है कि नहीं। इस पूरी इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं गिन लिए। अगर आप कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 तो आप गलत कह रहे हैं,
इस इक्वेशन में सिर्फ 4 टर्म्स हैं। एक है a बाई बी, ये एक टर्म होती है, एक है सी स्क्वायर, ये एक टर्म होती है, एक एक्स वाई का क्यूब, ये एक टर्म होती है, और एक है एम स्क्वायर, ये एक टर्म होती है। जो आप अगर आप ऐसे कह रहे हो कि ए बी, तो ये वेरिएबल्स हैं। टर्म तब बनती है जब कोई चीज़ें ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट होती हैं। ये ए बाई बी एक ही चीज़ होती है, सी स्क्वायर एक ही चीज़ है, एक्स वाई का क्यूब एक ही चीज़ है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में या डिवाइड हो रहे हैं। एम स्क्वायर एक ही चीज़ है। तो कितनी टर्म्स हो यहाँ पे? 4। पहले समझे, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप एक इक्वेशन को लो और वो इक्वेशन करेक्ट है, तो उसमें जो भी टर्म्स आएंगे उनके डायमेंशंस भी क्या होंगे? करेक्ट होंगे। आप तो इस बात से सहमत हो ना? हमने लास्ट क्लास में एक बात भी पूछी थी आपसे कि क्या आप 4 किलो चावल को 3 घंटों में ऐड कर सकते हो? आंसर नहीं। दो चीज़ें तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी जब उनकी यूनिट्स, उनके डायमेंशन सेम होंगे। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं या इक्वेट कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनके डायमेंशंस सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो a बाई बी है, कुछ भी हो a बाई बी, इनको मिला के जो इनके डायमेंशंस आएंगे वो किसके डायमेंशंस के बराबर होंगे? सी स्क्वायर के डायमेंशंस के बराबर होंगे। और ऐसे ही वो किसके डायमेंशंस के बराबर होंगे? एक्स वाई के क्यूब के डायमेंशंस के बराबर होंगे। और ऐसे ही वो किसके डायमेंशंस के बराबर होंगे? एम स्क्वायर के डायमेंशंस के बराबर। ये आपस में बराबर नहीं होंगे, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ इनके डायमेंशंस बराबर होंगे, इनकी यूनिट बराबर होगी, क्योंकि ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और ऐड सब्ट्रैक्ट उन्हीं को कर सकते हैं जिनके डायमेंशंस इक्वल होते हैं। और ये एक प्रिंसिपल भी बना दिया गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? ये कहता है कि अगर एक इक्वेशन करेक्ट है और उसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, तो हर एक टर्म के जो डायमेंशंस होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं उन सबके डायमेंशंस क्या होंगे? इक्वल होंगे। अभी हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, आओ ज़रा समझे। इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम किसी भी अननोन चीज़ के डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आओ ज़रा समझे बेटा। क्वेश्चन आया, कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई के डायमेंशन निकालने हैं। पहला क्वेश्चन है, टाइम का स्क्वायर प्लस फोर्स इनटू में वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसे ले लेते हैं, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अब अगर ये क्वेश्चन करेक्ट है तो हमें एक्स और वाई के डायमेंशन निकालने हैं। एक्स क्या है, वाई क्या है, अभी फिलहाल उसकी टेंशन आप मतलब, लेकिन हमें उसके क्या निकालना है? डायमेंशन निकालने हैं, ठीक है बेटा। ऐसा कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करें तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है पहले मुझे इतना बताओ। हाँ, अब सही बोल रहा, 3 टर्म्स हैं। टाइम का स्क्वायर है, मतलब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। 3 टर्म्स है टोटल। तो इनके डायमेंशंस क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पहले इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। टाइम के स्क्वायर के डायमेंशंस बराबर होने चाहिए फोर्स इनटू में वाई के डायमेंशंस के, क्योंकि ये इक्वेशन करेक्ट है, बोला हुआ है, तो इक्वेशन दे रखी है, और इनके डायमेंशंस भी इक्वल होने चाहिए। अब टाइम स्क्वायर के डायमेंशन होते हैं टी स्क्वायर, फोर्स के होते हैं MLT - 2, इनटू में वाई के डायमेंशन हमें निकालने हैं। इसको अगर आप डिवाइड में ले जाओगे तो वाई के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे? टी स्क्वायर ऊपर था और नीचे MLT - 2। बोलो बेटा, ये T - 2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो डायमेंशन, और M ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1, L भी क्या हो जाएगा? -1, T क्या हो जाएगा? 4। तो वाई के डायमेंशंस क्या आ गए? M - 1, L - 1, T 4। बहुत ही ईजी है, बोलो बेटा, समझ गए? अच्छा, सिमिलरली ऐसे ही इसके और इसके डायमेंशन बराबर भी होंगे, इसके सबके बराबर होंगे, लेकिन आसान है इसको इससे इक्वेट करें। तो टाइम के स्क्वायर के डायमेंशंस बराबर होने चाहिए एक्स के स्क्वायर के डायमेंशन के। तो टाइम के स्क्वायर के डायमेंशन मतलब टी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर पता नहीं क्या है। तो अगर मुझे एक्स के डायमेंशन, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, मुझे एक्स के डायमेंशन निकालने हैं। किसके? एक्स के। तो कैसे निकालूंगा? ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे तो वापस से क्या बच जाएगा बेटा? टी बच जाएगा। यानी कि इसके डायमेंशन आ जाएंगे M0 L0 T। समझे बेटा? दोबारा बोलता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर आप एक इक्वेशन में कुछ टर्म्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर रहे हैं, तो
तो उनके डायमेंशंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑब्वियसली होने भी चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं विच बेसिकली मीन्स कि उनकी यूनिट सेम है। और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन क्या कह रहा था आपने देख लिया। एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग शायद थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे इस क्वेश्चन, क्योंकि नया टॉपिक है। एक क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर, और फिर इसके ऊपर 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर ले बेटा। हाँ जी, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर एक क्वेश्चन और करेंगे, और फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे देंगे। ठीक है जी। आओ, एक और क्वेश्चन आता है कि प्रेशर अपॉन में टाइम प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में वाई। आपको अगेन एक्स और वाई के क्या निकालने हैं, डायमेंशंस निकालने हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसके और इनके आपस में डायमेंशंस इक्वल होंगे। पहले इन दोनों को लेते हैं, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर अपॉन में डायमेंशंस ऑफ टाइम बराबर होने चाहिए एक्स स्क्वायर के डायमेंशंस के। प्रेशर के लिए ml-1 t-2, टाइम के लिए t। बोलो बेटा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ml-1 t-3 एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर ऊपर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो m की पावर हो जाएगा हाफ। बेटा अंडर रूट मतलब हाफ होता है ना, m की पावर हाफ, l की पावर -हाफ और t की पावर -3/2। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अजीब सा है, हमें कर लेना है ना, हमें तो डायमेंशन निकालने हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन खुद से बना के दे रहा हूँ इसलिए, अदरवाइज ठीक कैसे मर्जी क्वेश्चन है, कभी कभार तो बहुत अजीब भी आता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, कंसेप्ट को समझो। अब हमें किसका डायमेंशन निकालना है, y के। तो क्या करना चाहिए बताओ, वेरी गुड, इसको इसके इक्वेट कर देंगे ना। अब तो प्रेशर के डायमेंशंस अपॉन में टाइम के जो डायमेंशंस आएंगे वो डिस्टेंस अपॉन में y के डायमेंशंस के बराबर होने चाहिए। अब प्रेशर के डायमेंशंस क्या होते हैं बेटा, ml-1 t-2 और टाइम के लिए t। डिस्टेंस के डायमेंशंस क्या होते हैं, l, और y के डायमेंशंस हमें निकालने हैं। तो ये आ जाएगा ml-1 t-3 और ये आ जाएगा l अपॉन में y को उधर ले जाएंगे, है ना बेटा, बेसिक सी कैलकुलेशन है। और ये नीचे आ जाएगा, तो ml-1 t-3 सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, m ऊपर जाके -1, l ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, है ना, और t क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास डायमेंशंस आ जाएंगे। आई होप बहुत आसान है ये टॉपिक क्या कहता है, समझ गए बेटा। 2 क्वेश्चन इसके ऊपर ट्राई करेंगे आप लोग, फिर से एक्स और वाई के ही डायमेंशंस निकालने हैं आपको। तो मोमेंटम का स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन में वाई। आपको पता है मैं ऐसे ही बस कुछ भी दे रहा हूँ, कंसेप्ट समझने से मतलब है फ़िलहाल बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डेंसिटी अपॉन में वॉल्यूम प्लस एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू में y अपॉन में वेलोसिटी। ये दोनों में x और y के डायमेंशंस आपको कैलकुलेट करने हैं। आई होप आप समझ गए। अगली क्लास में इसके हम आंसर्स करेंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इतना नोट करें ताकि हम आगे बढ़ सकें खटैक से, जल्दी से बेटा। ठीक है बेटा, तो अब क्या नया है, आई होप आपको याद होगा हमने बात की थी कि डायमेंशनल एनालिसिस कि कुल मिला के 3 एप्लीकेशंस होती हैं, और उसमें से हम लोग पहली एप्लीकेशन पढ़ चुके थे, और वो थी टू चेक वेदर द इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। सबसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन तो थर्ड है वैसे, लेकिन फिर हमारे पास अभी फ़िलहाल हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन आ रही है, और सेकेंड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स
बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे हम लोग एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अब आप कहोगे सर ये तो हमने बचपन में भी किया हुआ है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया होगा, सेकंड को आर में किया होगा, अलग अलग यूनिट्स। हाँ बिल्कुल वही यहाँ पे भी हम करने वाले हैं, लेकिन पहली बात बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स के लिए भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। और दूसरी बात जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, चाहे बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, उनको भी हम चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली बेटा शुरुआत में ये टॉपिक आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप सोचो वो टाइम जब बचपन में आपको 2 + 4 ऐड करने में, 6 बोलने में भी इतनी टाइम लगा, इतनी बेसिक्स एडिशन सीखने में टाइम लगा, लेकिन आज के डेट में आप इतनी मुश्किल एडिशन भी कर ले तो समय लगा ना। ऐसे ही आपको अभी शुरुआत में लगेगा ये तरीका तो शायद कन्वर्ट करने का बड़ा है, बट धीरे धीरे जब आप इसको यूज़ करोगे अपनी लाइफ में, अभी तो हम सीख रहे हैं, अभी तक हमने इसको लाइफ में यूज़ नहीं किया है, यूज़ करेंगे धीरे धीरे ये बहुत ईजी लगना शुरू हो जाएगा टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज हम इस एप्लीकेशन को सीख तो नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ पहले बेसिक समझना होगा, और वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास कौन कौन से है। वैसे तो बेटा यूनिट्स के बहुत सारे सिस्टम्स हैं, लेकिन जो मेन 3 सिस्टम्स हैं वो है MKS, CGS, FPS। ये क्या है? MKS का मतलब है जो लेंथ है वो मीटर में होगी, मास किलोग्राम में होगा और टाइम सेकंड में होगा, तभी नाम पड़ा MKS। लेंथ मीटर में होगी, मास केजी में होगा और टाइम सेकंड में होगा। इन 3 को क्यों फोकस कर रहे हैं? बिकॉज जनरली ये 3 ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे फिजिक्स ने ऐसे 3 सिस्टम बनाए। पहला MKS, अगला CGS, आई होप आप समझ गए हो। लेंथ सेंटीमीटर में होगी, मास ग्राम में होगा और टाइम सेकंड में ही होगा। समझ गया बेटा? और तीसरी आती है FPS, लेंथ फीट में होगी, मास पाउंड में होगा और टाइम सेकंड में होगा। इनमें से कौन सी यूनिट ऐसी है, MKS, CGS या FPS, जो हमारे इंडिया में ना के बराबर यूज होती है? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, वो है FPS। हम लेंथ को फीट में बहुत कम नापते हैं, जनरली अपनी बॉडी की लेंथ को ही फीट में नापते हैं, या कुछ अलमारी वगैरह को नापना हो तो अक्सर हम लोग लेंथ को मीटर या सेंटीमीटर में ही नापते हैं। मास को तो पाउंड में मैंने तो कभी नहीं नापा, मतलब कुछ फॉरेन कंट्री से आए हुए सामान में लिखा होता है, या रेसलिंग देख रहे हो तो रेसलर्स का मास पाउंड में बोला जाता है, अदरवाइज मैंने तो पाउंड में कभी नापा भी नहीं है। लेकिन जो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल होती हैं वो है MKS और CGS। अच्छा, क्या आपने एक बात नोटिस की कि जो MKS यूनिट है उसमें तीनों की तीनों यूनिट्स SI यूनिट्स हैं। मास की SI यूनिट किलोग्राम होती है, लेंथ की SI यूनिट मीटर होती है और टाइम की SI यूनिट सेकंड होती है। इनमें SI यूनिट्स नहीं है, तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि ये बेसिकली SI यूनिट का सिस्टम ही है? MKS जो है वो SI सिस्टम ही है, क्योंकि इसमें सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स में लिखा हुआ है। बोला बेटा, बात समझ में आई? तो ये है कौन सा MKS और ये कौन सा है CGS। अब हमें इस चैप्टर में क्या सीखना है? हमें इस चैप्टर में सीखना है कि MKS से CGS में कैसे जाना है और CGS से MKS में कैसे जाना है। FPS के बारे में इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले कुछ और बातें करना चाहूँगा मैं। नोट का पॉइंट, फोर्स की SI का मतलब MKS यूनिट क्या है? न्यूटन है, बोलो बेटा। और ऐसे ही एनर्जी की SI यानी कि MKS यूनिट क्या है? आप जानते हैं, जूल्स है। बोलो बोलो बेटा, जानते हो? लेकिन क्या, अच्छा न्यूटन का मतलब समझते हो ना, फोर्स। मैं आपको बता दूं, न्यूटन का मतलब फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स न्यूटन का मतलब सॉरी मास इंटू में एक्सेलरेशन। ये तो पता है ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो फोर्स हो गया न्यूटन, मास हो गया केजी और एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमने डिराइव क्वांटिटी में बात भी की थी। तो न्यूटन इज बेसिकली इन MKS एंड विच इज बेसिकली इक्वल टू केजी मीटर सेकंड स्क्वायर -2। ऐसी बेटा एनर्जी यानी कि जूल्स यानी कि वर्क होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क यूनिट क्या होती है? जूल्स। फोर्स होता है
kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट होता है s, तो कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर, कितना आ गया kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये करना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो न्यूटन है और जो जूल्स हैं ये कौन सी यूनिट्स हैं, ये ऐसा यूनिट यानी MKS ही हैं। हम इनको किस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, CGS में। किस में, CGS में। यानी कि जो न्यूटन है वो एक्चुअली में SI है, SI है, जो कि किसके बराबर है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या है ना। तो अगर इसी को मुझे कन्वर्ट करना है CGS में, कैसे करना है वो तो बात की बात है, लेकिन CGS में से बोलेंगे क्या, kg किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में, मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में, और सेकंड किस में रहेगा, सेकंड में, बिकॉज टाइम सेकंड में ही है। आसान भाषा में कह रहा हूं कि हम अगली क्लास में kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। और भी बड़ी बड़ी, मैंने आपको हिंट दिया कि हम क्या करने वाले हैं, मैंने भी कराया नहीं है, कंफ्यूज मत होना, अब भी ये सब हम करने वाले हैं अगली क्लास में। आज तक हम ऐसे करते आए थे, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया ना, तो छोटे छोटे यूनिट्स करते आए थे, लेकिन अगली क्लास में ऐसी बड़ी यूनिट्स करेंगे हम, यानी kg मीटर पर सेकंड को ग्राम सेंटीमीटर में, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2 को और बड़ी यूनिट्स में। तो कहने का मतलब है कि जितनी बड़ी भी आप 50 यूनिट्स की फॉर्म में भी कोई चीज़ को ले आओ, उसको भी कन्वर्ट करना हम लोग सीख लेंगे बाय यूजिंग क्या, डायमेंशनल एनालिसिस, बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो अभी के लिए फिलहाल क्या हमारे पास यूनिट्स के कितने सिस्टम है बेटा, 3, MKS, CGS और FPS। MKS क्या कहता है, MKS कहता है कि भाई मीटर में होगी, kg में होगी, सेकेंड में होगी, CGS कहता है सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, और FPS कहता है फीट, पाउंड और सेकेंड में होगी। ठीक है जी, नोट का पॉइंट ये बस इतना लिखवाया है कि जो फोर्स है वो एक्चुअली में न्यूटन जो है वो उसका SI है और एनर्जी उसका जूल्स है। वैसे तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, इतना नोट कर लेंगे हम, अगली क्लास में मिलते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, अगली क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी और हो सकता है थर्ड एप्लीकेशन की तरफ भी हम लोग चले। थैंक यू सो मच।